नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात का खास कार्यक्रम, और उसी कार्यक्रम में आज बात करेंगे हम एक खास शख्सियत से। कांग्रेस क्या लोकसभा चुनाव लड़ पा रही है? कांग्रेस लोकसभा चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन देश में राजनीति का माहौल क्या है? बीजेपी को कहां देखा जा रहा है? और इसके साथ साथ अगर कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है? कि कांग्रेस का अनुशासन तार तार हो चुका है। टीएस सिंहदेव, जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं, देश को कैसे देखते हैं, और इस बार के 2024 के चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे। टीएस सिंहदेव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी नमस्कार, आपको भी, सभी आपके दर्शकों को जी। नमस्कार। टीएस सिंहदेव जी, 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर हम 14 को देखें, 19 को देखें और 2024 को भी देखें, तो आप दोनों को कैसे मानते हैं? दोनों में कैसे अंतर करते हैं? दोनों के चाहे वो मुद्दे हो, विषय हो, बयान हो, नेता हो या फिर राज्य हो, कैसे आप आकलन करते हैं? 14 और 19 में कांग्रेस के विपरीत एक वातावरण था जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण था, एक लहर सी भी थी। 2024 के चुनाव में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस की स्वीकारोक्ति भी बढ़ी है और बीजेपी के पक्ष में कोई लहर महसूस नहीं हो रही। ये मैं स्थानीय अनुभव से, राज्य के अनुभव से, देश में जहां से जानकारी मिल पाती है, जिनसे बात हो पाती है, उस आधार पे कह पा रहा हूं। आप मानते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश एक तरह से राममय हो चुका था, राम लहर आ चुकी थी? क्या आप मानते हैं कि विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं के हाथ पैर इस लहर से फूल गए और उन लोगों ने यह सोचा कि हमारे चुनाव लड़ने का, खड़े होने का कोई फायदा नहीं है? शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि राम मंदिर की जो है लहर उस वक्त थी जो आज नहीं है। आपका क्या आकलन है? राम मंदिर की लहर उस समय भी नहीं थी। मीडिया में इतना ज्यादा इसको प्रचारित किया गया कि ओवरकिल भी कहते हैं ना, किसी चीज को एक सीमा के ज्यादा बाहर जाके भी अगर आप दर्शाते हैं तो उसका असर कम हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है। राम मंदिर में तो शंकराचार्य जी लोग की ही जब राय सामने आ गई थी तो वो बात ही नहीं बन पा रही थी। मीडिया में अत्यधिक इसको दर्शाया गया, बहुत ज्यादा, सुबह शाम, यहाँ तक कि अन्य प्रोडक्ट्स के भी जो विज्ञापन आ रहे थे वो तक में भी राम जी के साथ जोड़ के उसको करा जा रहा था। तो वो एक वातावरण था, ये फैल पाया लोगों के बीच में। मेरे ख्याल से लोगों ने इसको समझ लिया कि ये एक बड़ा मीडिया इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और वो प्रभाव जो पहले राम मंदिर का, जब अडवाणी जी निकले थे और एक रथ यात्रा चली थी और उस समय जो ईंट वगैरह सब गई थी, गांव गांव से ईंट गई थी, इस कार्यक्रम में लोगों ने इसको प्रायोजित ज्यादा माना और वास्तविक धार्मिक कम माना। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर असर नहीं है तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितनी सीटें मिलने वाली? सीट राम मंदिर के चलते कम ज्यादा नहीं होने वाली है। ये इस बार तो पक्का मान के चलना चाहिए कि वो बात नहीं है। राम जी के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में देश में एक गहरी भावना है, वो अपनी जगह है। लेकिन इस चुनाव पे उस मुद्दे का प्रभाव आपको इस चुनाव में नहीं दिखेगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कम होने वाला चुनाव हो गया। ये चुनाव एक व्यक्ति का अस्तित्व अपने पार्टी से बड़ा होने का हो गया। सारी गारंटी भाजपा की नहीं रही, सारी गारंटी मोदी की हो गई। और एक पहल कांग्रेस ने जो सभी साथियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के माध्यम से कोशिश की, तो एक विकल्प भी लोगों को दिखा। तो ये चुनाव 14 और 19 के चुनाव की तुलना में भिन्न है। छत्तीसगढ़ में से 11 में से कितनी सीटें आपको मिलने जा रही हैं? इसमें 8 में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, संघर्ष की स्थिति में है। जीतेगी कितनी मैं नहीं कह सकता। 11 में एक भी ना जीते, 11 में 6 जीत जाए, 7 जीत जाए, ये नहीं कह सकते। आज के दिन मैंने तो आकलन करना बंद कर दिया क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा। मैं देख रहा हूं कि आदमी नहीं हो पाता इसमें, तो मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। लेकिन हाँ, चांस जो कांग्रेस के दिख रहे हैं, ये बस्तर में, कांकेर में, राजनांदगांव में, महासमुंद में, चांपा जांजगीर में, कोरबा में, रायगढ़ में, सरगुजा में स्पष्ट दिख रहे हैं। दुर्ग में, बिलासपुर में भी वहां के नए उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रायपुर में कठिन सीट है
पर विकास उपाध्याय जी कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं, ये भी भाजपा के दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रयास कर रहे हैं संघर्ष देने का। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है, चूंकि इंडिया गठबंधन बना, तमाम सारे नेता आए, राजनीतिक पार्टी उसमें आई, लेकिन इसमें एक अजीब सी स्थिति है। कांग्रेस में उन्हीं के जो नेता हैं कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, डिफेंस लेना पड़ता है। आपने सेम पित्रोदा का बयान भी सुना होगा, और ये पहली बार नहीं है, वो इसके पहले भी एक बयान देके पार्टी को फंसा चुके थे, फिर उसके पहले भी बयान देकर पार्टी को फंसा चुके थे। ये क्या कोई फिक्सिंग है या क्या है कि कांग्रेस आप अपने ही बयान में जानते हुए समझते हुए कि आपके बयान से पार्टी फंस रही है, आपने फिर एक बयान दे दिया? ये मीडिया मैनेजमेंट है कि सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री के संदर्भ में और अन्य संदर्भ में कुछ कहते हैं तो ये मीडिया में नहीं आ पाता। आपको पोर्टल में अब दिखता है, वहां पर अब एक विकल्प सामने आ गया है। न्यूज चैनल की जो स्थिति थी वो मेरे को लगता है कि कुछ प्रभावित हुई है, और पोर्टल की तरफ भी लोग बहुत जाके अब देखने लगे हैं। वहां पर आपको दिखता है, मीडिया में आप देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम कहते हैं, वहां एक पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और वो भी आधारहीन तरीके से। यहां तक कि प्रधानमंत्री देश के ऐसा कहे जाते हैं कि सैम पित्रोदा ने कहा और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि मंगलसूत्र हिंदुओं के घर के मुसलमानों को, मुसलमान मंगलसूत्र पहनते हैं क्या, आप मेरे को बताइए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं कि मंगलसूत्र आपके अल्पसंख्यकों के यहाँ पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये लोअर लेवल की राजनीति इस बार जो देखने को मिली, खास करके भाषणों के माध्यम से, इसका बड़ा अफसोस हुआ। और सैम पित्रोदा जी ने उसमें कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन जब आप सवाल उठा देते हैं और मीडिया में ये बात सामने आ जाती है तो जवाब देना ही पड़ता है। नहीं, आप मानते हैं कि सैम पित्रोदा ने कुछ भी गलत नहीं कहा? उसमें बिल्कुल कोई गलत नहीं था, पहले बयान में कोई गलत नहीं था, उन्होंने कहा ही नहीं था कुछ। और अभी जो बयान दिया उन्होंने चाइनीज और दक्षिण अफ्रीका को लेकर, भारतीयों को लेकर, ये तो दूसरा बयान आया है, इसीलिए तो उनका इस्तीफा आ गया। नहीं तो ये बयान ठीक था? बिल्कुल नहीं ठीक था, क्योंकि आप ही के मित्र लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इनमें तो जितने जूते मारने चाहिए उतने कम है। मेरे मित्र तो नहीं है, हम लोग पारिवारिक रूप से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन हाँ, हम लोग काफी करीबी जुड़े हुए हैं जी। पर मेरी भाषा शैली वैसी नहीं है। चुनपुर भाई हमारे थोड़े खुले शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। हाँ। लेकिन इस प्रकार का बयान किसी को नहीं देना चाहिए, ना वैसा बयान किसी को देना चाहिए जैसा प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों के संदर्भ में या अन्य संदर्भ में कह रहे हैं। अगर आप विश्व में बंधु के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं तो बंधुत्व देश में भी प्रदर्शित होने चाहिए। ना बयान ऐसे प्रधानमंत्री स्तर के आने चाहिए कि देश में पहले कंगाली की स्थिति आ जाती है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को भी लेके, सारे कार्यकाल को भी लेके अगर इस प्रकार का आप बयान विदेशों में जाके देंगे देश के बारे में, और कोई और कुछ कहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो देशद्रोह की स्थिति में है। लेकिन मैं कहूंगा तो वो ठीक है, देश की छवि को आप नीचे 2014 के पहले गिराने के बयान कहेंगे तो वो ठीक है, लेकिन आज की स्थिति को परिलक्षित करने के संदर्भ में अगर कोई कहते हैं तो देशद्रोह की स्थिति में आ जाता है। तो ये है आज आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा आप उनके बयानों की आलोचना कर रहे हैं, और जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त आप उनके मंच के सामने बैठे थे और उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, आपने पूरी पार्टी को संकट में डाल दिया था। मेरा वीडियो चला दीजिए, 2-2.5 मिनट का मेरा उद्बोधन था, और अगर मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया हो तो आप चला दीजिए उसको। नहीं, आपने कह दिया था कि हमारी लगातार केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, जबकि भूपेश बघेल चिट्ठी लिख रहे थे आपके। मैंने नरेंद्र मोदी नहीं कहा था, केंद्र सरकार से हम मांगते हैं, उससे ज्यादा भी हमको मिला। मैं पंचायत विभाग का मंत्री था, जो हमारा टारगेट था प्रधानमंत्री सड़क योजना का, हमने उसको अचीव किया, समय रहते अचीव किया। हमने मांगा, हमको मिला, हमने काम पूरा किया, हमको बोनस भी उस बाबत मिला, केंद्र सरकार ने तय किया था। तो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी नहीं। लेकिन आपने संकट में नहीं डाल दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर चुनावी भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, और आप केंद्र की तारीफ कर रहे थे। आप अगर
भूपेश बघेल जी का बयान देखेंगे, करीब 1-1.5 महीने पहले मेरे को जब कार्यक्रम में उन्होंने भेजा था, उसके पहले उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे। गडकरी जी मंच पे थे, मोदी जी मंच पे थे, और उन्होंने कहा था कई बार तो हमको जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा भी आ जाता है। ये भूपेश जी के बयान है, आप देख लें, रिकॉर्ड में है। आप चाहें तो, आप लोग के पास तो सारे रिकॉर्ड रहते हैं, वो देख सकते हैं। भूपेश जी उस बात को रखते थे जो हमारा पैसा नहीं मिलता था। हाँ। ये नहीं कहते थे कि जहां हमको मिला हम कहें कि वहां हमको नहीं मिला। आपकी जहां नहीं सरकार मिला, क्यों चली गई? जी, आपकी सरकार क्यों चली गई? हम अच्छे से साथ रह के नहीं चुनाव लड़ पाए। इसमें कोई दो बात नहीं है कि हमारी कमी कहीं ना कहीं रही होगी, हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कोई हताशा ऐसी रही होगी कि पूरा देश का नेशनल मीडिया ने जो आकलन किया था कि छत्तीसगढ़ तो पक्का कांग्रेस आएगी, वो भी गलत साबित हो गया। यानी ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी थी हमारे बीच में कि ट्राइबल बेल्ट हमारे हाथ से एकदम निकल गया। बस्तर सरगुजा संभाग की 26 सीटों में से 25 हम जीते थे, अब की 4 जीते। शहरी क्षेत्रों में 20 में से 16 सीटें हम जीते थे, अब की 3 सीटें जीते। तो कमी कहाँ रह गई? किसकी गलती थी? क्या अधिकारी जिम्मेदार थे? क्या सरकार की जो कार्यप्रणाली थी वो जिम्मेदार थे, या मंत्री जिम्मेदार थे, मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे? कौन था? हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें जिम्मेदारी से पीछे हटना ना केवल कायरता है, बल्कि सच्चाई को नकारना है। बल्कि आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही। मैंने कभी कभी कहा, मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। माननीय झा जी हैं, उनका मीडिया में बयान था कि हाँ ये है, बात मैं कार्रवाई करूंगा, कोई बात आएगी तो बताइए। कैबिनेट मंत्री के संदर्भ में जिले का एक कलेक्टर, जो प्रोटोकॉल में उनकी क्या स्थिति है आप भी बेहतर जानते होंगे, वो ऐसा बयान दे रहा है। तो यही कारण होते हैं कि चुनाव में, तो कारण ऐसा क्यों रहा कि कलेक्टर आपके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार रहा? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल में आपसे बहुत नीचे हैं, आपके इलाके के हैं, कलेक्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आप समझ लें चुनाव हारने का कारण क्या हो सकता है, मेरे भी हारने का और पार्टी के भी हारने का। नहीं, आप चुनाव हारे या आपको हरवाया गया? पहले तो हारे मानना पड़ेगा, पहले मेरी जवाबदारी, फिर हरवाने वाले की ताकत। नहीं, तो आपके इलाके में कोई इतना प्रभावशाली था जो आपको हरवा सकता था? मैं पहला चुनाव 1000 वोट से कम से जीत पाया था। 2008 का चुनाव लड़ा था तो बमुश्किल 980 वोट से मैं चुनाव जीता था। वही इलाका था, वही सब कुछ है, वही मेरे माता पिता और मेरे पूर्वजों की रहने की कार्य क्षेत्र है, वही घर है, वही सब कुछ है। समय बदला, अच्छी स्थिति आई, समय बदला, मैं चुनाव हारा। कहीं ना कहीं मेरी भी कमी होगी, मैं सबसे पहले अपनी कमी देखना चाहूंगा और फिर दूसरों की बात। आप तो दिल्ली आते रहते हैं, क्योंकि चुनाव हारते हैं तो बाकायदा उसकी एक रिपोर्ट बनती है, हार के कारणों का विश्लेषण होता है, दिल्ली में चर्चा भी होती है, और आपका दिल्ली तो लगातार आना जाना बना ही रहता है। क्या आपने पार्टी आला कमान से कभी इन बातों का जिक्र किया, बताया कि हम क्यों हारे और मेरे साथ ये व्यवहार क्यों हुआ, पूछा? कुछ दिन तक तो मैंने बातों को रखा था, फिर मैंने बात रखना बंद कर दिया था। 5-6 बार, 7 बार, 5-6 बार मैंने लिख के भी रिपोर्ट दी थी, और फिर मुझे लगा कि शायद अब उचित नहीं है लिख के देना। और जहां तक बात रखने की बात है तो शायद 24, 25, 26 जून की बात है, प्रदेश की समीक्षा बैठक कांग्रेस कार्यालय में थी, और जिन बातों को मैंने रखा था कि क्या मुद्दे हैं, सबसे पूछा जा रहा था कि क्या मुद्दे हैं जो कि चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं। मैंने जिन बातों को रखा था, चुनाव हारने के बाद समीक्षा की बैठक में मैंने वही बातों को फिर से रखा कि क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो A to Z जो मैंने उस दिन कहा था, मैंने वही A to Z उस दिन समीक्षा बैठक जो चुनाव के बाद हुई थी कि हार के ये कारण, तो बातें हम लोग रखते हैं, कहीं उसको हम ठीक नहीं कर पाए, इसीलिए सबके आकलन के विपरीत हम चुनाव नहीं जीत पाए। क्या अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, लेकिन कांग्रेस के हाल फिलहाल के दिनों में एक बड़ी संख्या है नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, पुराने नेताओं की, बुजुर्ग नेताओं की, युवा नेताओं की, वो कांग्रेस छोड़कर जाने लगे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब पहले तो दिल्ली ऊंचा सुनती थी, आजकल दिल्ली सुनती ही नहीं है। आपको भी ये महसूस हुआ? जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थवश जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसमें कोई मीन मेक भी नहीं करना चाहिए।
जिनको पार्टी से आगे अपना स्वार्थ दिखता है, अपने राजनीतिक भविष्य दिखता है, वो लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, करोड़ों करोड़ों लोग, वो आज भी कांग्रेस में है। मैं तो कांग्रेस में हारा, मैं तो नहीं गया। बहुत सारी बातें मेरे संदर्भ में एक भी समय रखी तक गई तो थी। ये एक समय तक तो लग रहा था कि टीएस सिंहदेव भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपके पास ऑफर था कोई ना? गलत आकलन, मेरे संदर्भ का गलत आकलन है। मेरे को लोग जानते जो, वो नहीं कभी ये सोचते कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। नहीं, संपर्क किया गया था आपसे? सब करते हैं एक दूसरे से संपर्क, संपर्क की बात अलग रहती है। तो जो लोग संपर्क करते थे, चाय पे भी कुछ लोगों ने बुलाया, तो चाय पे जाने के पहले मैं हाथ जोड़ के ये कहता था कि देखिए, चाय का न्योता है तो मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन देखिए, कांग्रेस छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर चाय के लिए न्योता है तो मैं आऊंगा, और मैं जाता था। एक दो जगह गया जी, एक दो जगह गया, लेकिन आपने बता दिया कि मैं आ नहीं पाऊंगा। आपको बड़ा लंबा नहीं, जाने अनुभव के है। पहले चाय पीने तो आऊंगा। अगर चाय पे भोजन पे बुला रहे हैं, वो न्योता व्यवहारिक है। वो व्यवहार में सामाजिक बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा अपने तरफ से। लेकिन जहां तक पार्टी का है, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस दिन राजनीति नहीं करनी होगी, मैं किसी पार्टी में नहीं रहूंगा, ये भी तय है। जी, आपको लंबा अनुभव है, और ये कहा जाता है कि राजनीति में, जैसे लालकृष्ण आडवाणी भी लंबे समय तक कोशिश करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, जनता ने उनको नहीं चुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आया, उनको पीएम का उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने कमाल कर दिया। फिर प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि अगर इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो राहुल गांधी को अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए, किसी और को आगे करना चाहिए। क्या आप मानते हैं? चुनाव के नतीजे तो आने दें हम लोग। जी, अभी तक हम लोग उस पुलिया पे पहुंचे नहीं है, पार तो हो, वहां से फिर आगे बातें होंगी। मतलब आपके अंदर भी कुछ है जो जो मथ रहा है, आपके अंदर भी कुछ है जो उमड़ रहा है, बस बाहर नहीं आ रहा, चुनाव के बाद बाहर आ जाएगा। देखिए, उसमें स्थिति क्या है कांग्रेस की, ये सबको स्पष्ट होनी चाहिए, और नहीं है तो इसके बारे में सबको चिंतन करना चाहिए कि राहुल जी से ज्यादा आप मुझे कांग्रेस में बताइए कौन है जो लोगों को साथ आकर्षित कर सकता है। प्रियंका गांधी है। आप कोई भी नाम बता दीजिए, मैं जाऊंगा। मैं प्रियंका गांधी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने अपने हमसे बहुत सारी बात की, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, और कुछ गिले शिकवे उनका भी जिक्र हुआ। आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है उसकी भी चर्चा होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में नहीं, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।